जय हिंद दोस्तों। हमारा ये यूट्यूब चैनल विजडम एजुकेशन का परिवार 4000 लोगों का हो चुका है। तो सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे साथ जुड़े। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इस अवसर पर मुझे लगा कि आपके सामने में आकर के डिस्कस किया जाए कि आखिर क्यों मैंने विजडम एजुकेशन की शुरुआत किया था, क्या रीज़न था, और साथ ही साथ दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण का न्यूज़ एनालिसिस मैं क्यों कर रहा हूँ। तो विजडम एजुकेशन की शुरुआत करने का बेसिक रीज़न ये था कि जो छोटी छोटी टॉपिक होते हैं, मसलन वायबिलिटी गैप फंडिंग एक छोटी टॉपिक है, ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट, ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट क्या होता है, समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है, एंटी डंपिंग ड्यूटी क्या होती है। तो इस तरह से जो छोटी छोटी टॉपिक है उसका डिस्कस किया जाए, साधारण शब्दों में उसका डिस्कस किया जाए। हमारे एक शिक्षक थे, वो कहा करते थे कि किसी भी टॉपिक को या किसी भी चीज़ को अगर साधारण रूप में आम बोलचाल की भाषा में आप एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि उस टॉपिक के बारे में आपकी समझ नहीं है। तो बेसिकली मेरी कोशिश यही होती है कि किसी टॉपिक को, बड़े बड़े टॉपिक को भी या छोटी छोटी टॉपिक को भी साधारण शब्दों में आपके साथ डिस्कस किया जाए, आम भाषा में आपके साथ डिस्कस किया जाए। एक रीज़न ये था। दूसरा रीज़न ये था कि दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण मैं क्यों कर रहा हूँ न्यूज़ एनालिसिस। तो उसका रीज़न है कि आपको यहाँ पे यूट्यूब चैनल पे द हिंदू के एनालिसिस करने वाले कई सारे लोग मिल जाएंगे और काफ़ी शानदार एनालिसिस वो लोग करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हिंदी माध्यम के लिए, या मैं कहूँ कि दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण का न्यूज़ एनालिसिस करने वाले काफ़ी कम लोग आपको मिलेंगे। तो इसलिए मैंने इसकी शुरुआत किया था कि दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण नो डाउट यूपीएससी के लिए, किसी भी स्टेट पीसीएस के लिए बेस्ट न्यूज़पेपर है हिंदी मीडियम के लिए। कई सारे टॉपर्स जो हैं उन्होंने रिकमेंड किया है कि दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण बेस्ट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इसलिए मैंने इसकी शुरुआत किया था कि इसकी एनालिसिस करने वाले काफ़ी कम लोग हैं अभी यूट्यूब पे, बहुत कम लोग हैं जो दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण का न्यूज़ एनालिसिस करते हैं। तो ये दोनों ही उद्देश्य से बेसिकली मैंने विजडम एजुकेशन की शुरुआत किया था। तो एक बार फिर से आप सभी का धन्यवाद कि आप लोग हमारे साथ जुड़े, इसी तरह से जुड़े रहिएगा। इस चैनल को पे कई नई नई चीज़ें मैं लाने वाला हूँ नया साल में 2022 में। चलिए शुरुआत करते हैं। आज 14 जनवरी 2022 है, आज मकर संक्रांति है। तो सबसे पहले आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत बधाई। चलिए शुरुआत करते हैं। एक बार फिर से आप सभी का धन्यवाद। अब मैं कैमरा ऑफ करता हूं और डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। चलिए सबसे पहले मैं एक क्वेश्चन पुटअप कर रहा हूं आप सभी के लिए। वीडियो देखना शुरू किया है तो वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन का जवाब हमें कमेंट सेक्शन में आप लोग दे दीजिए। क्वेश्चन है कि टीआरपी मामले की जांच करने के लिए किस समिति का गठन किया गया। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि टीआरपी मामले को लेकर के कल न्यूज़ था, कल हमने चर्चा किया था कि एक बार फिर से जो जितने भी शो हैं, जितने भी न्यूज़ ब्रॉडकास्टर कंपनी है, या मैं कहूँ कि जितने भी न्यूज़ चैनल हैं, वो सभी की टीआरपी एक बार फिर से आना शुरू हो जाएगी। तो टीआरपी का विवाद बेसिकली हुआ था 2020 में। तो उस विवाद को देखते हुए तत्कालिक रूप से सरकार ने एक समिति का गठन किया था और ये समिति फिर से एक बार चर्चा में हो गई है क्योंकि न्यूज़ चैनल का टीआरपी फिर से शुरू होने वाला है। तो आपको बताना है कि टीआरपी मामले की जांच करने के लिए किस समिति का गठन किया गया है। ऑप्शन ए अजय भूषण पांडे समिति, ऑप्शन बी डॉक्टर रणवीर सिंह समिति, ऑप्शन सी शशि वेम्पति समिति, या ऑप्शन डी आर.वी. रविंद्रन समिति। सभी लोग इसको अटेम्प्ट कीजिएगा, वीडियो के आखिर में मैं इस पर डिस्कस कर दूंगा। फर्स्ट पेज पे यहाँ पे एक न्यूज़ है, एनएसजी में काम दिलाने के नाम पे 131 करोड़ की धोखाधड़ी। अब देखिए एनएसजी जो है इंपॉर्टेंट है, ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट बिल्कुल नहीं है, राइट। न्यूज़ बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एनएसजी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि एक बार इस न्यूज़ के कारण हुई चर्चा में, और दूसरा प्रधानमंत्री की जो सुरक्षा में चूक हुई थी, तो प्रधानमंत्री की सुरक्षा में भी एनएसजी रहते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। तो एनएसजी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम लोग डिस्कस करेंगे एनएसजी के बारे में। सबसे पहले सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स पे एक नज़र हम लोग देखते हैं। सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स जो है सीएपीएफ, ये होम मिनिस्ट्री के तहत आता है और इसका टोटल 7 विंग है। 7 विंग में कौन है? एक तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, बीएसएफ जिसे हम कहते हैं, बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ हमारी सीमा की सुरक्षा करता है बीएसएफ। दूसरा है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स सीआरपीएफ। तीसरा है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, जैसे दिल्ली मेट्रो,
तो दिल्ली मेट्रो की जो सुरक्षा करता है वो करता है CISF, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। चौथा है असम राइफल। पांचवा है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। छठा है सशस्त्र सीमा बल जो नेपाल और भूटान के साथ हमारी सीमा की सुरक्षा करता है। और सातवां है इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस फोर्स। ये जो सातों विंग हैं, इस सातों विंग गृह मंत्रालय के तहत आता है और इसी विंग में एक पार्ट है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, जिसके बारे में मुझे डिस्कस करना है। यानी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड किस मंत्रालय के अधीन आएगा? रक्षा मंत्रालय के अधीन नहीं आएगा, ये होम मिनिस्ट्री के तहत आएगा, गृह मंत्रालय के तहत आएगा। देश में आतंकवाद से निपटने के लिए NSG का गठन 1984 में एक संघीय आकस्मिक बल के रूप में किया गया था। अब इम्पॉर्टेंट यह है कि 1984 में ही इसकी स्थापना क्यों किया गया। तो 1984 में क्यों किया गया कि इसी वर्ष 1984 में ही हमारे देश के एक प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी की मृत्यु हुई थी। सुरक्षा में चूक के कारण इंदिरा गांधी जी की मृत्यु हुई थी, इसलिए 1984 में ही जो VIP पद हैं उनकी सुरक्षा के लिए भी NSG यानी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड की स्थापना किया गया। यह गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। इसको सामान्यतः ब्लैक कैट के नाम से भी जाना जाता है। तो इसे क्या कहा जाता है? ब्लैक कैट। आपने सुना होगा ब्लैक कैट। तो ब्लैक कैट किसको कहा जाता है? नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। NSG को ही ब्लैक कैट कहा जाता है। असाधारण परिस्थितियों में विशेष आतंकवाद निरोधक बल के रूप में भी काम करता है और इसका आदर्श वाक्य है सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा। आज का जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो बेसिकली यह है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है और यहाँ पे काफ़ी कम इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। इसको लेकर के मैं सेपरेट वीडियो बना करके डिस्कस कर दूंगा। आज पक्का मैं इस पर डिस्कस करने वाला हूँ। मैंने इसको नोट कर लिया है, मुझे डिस्कस करना है इस टॉपिक पे। हर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। मतलब मैं क्या बोलूँ कि UPSC से लेकर के स्टेट PCS से लेकर के सिपाही से लेकर के दरोगा से लेकर के SSC से लेकर के किसी भी एग्जाम में ले लीजिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन रहते हैं। अब ये रिपोर्ट है, द्विवार्षिक आधार पे ये रिपोर्ट जारी होता है। इससे पहले जो है वनों को लेकर के जो रिपोर्ट था 2019 में था। 1986 से ये रिपोर्ट जारी हो रहा है और इस बार जो रिपोर्ट है ये 2021 का रिपोर्ट है। 2019 का अगर आप रिपोर्ट देखेंगे तो 2019 की रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक वनों की वृद्धि जो हुई थी वो कर्नाटका में हुई थी, लेकिन इस बार सबसे अधिक वनों की वृद्धि कहाँ हुई है? वो आंध्र प्रदेश में हुई है। और टोटल जो हमारे देश में कुछ कुल भौगोलिक क्षेत्र पे जो वन है वो है 24.62%। तो इसको लेकर के डिटेल में मैं चर्चा कर दूंगा एक सेपरेट वीडियो बना करके। 17वीं ये रिपोर्ट है और इस रिपोर्ट में आखिर क्या कहा गया है, हर एक एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, ना सिर्फ UPSC स्टेट PCS या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये इम्पॉर्टेंट है। नई वन रिपोर्ट 2021 की आई है, वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। केंद्र ने गरीबों के मुफ्त अनाज वितरण की बढ़ाई निगरानी। इसको एक बार आप लोग देख लीजिएगा। प्रधानमंत्री अन्न योजना के तहत 80 करोड़ लाभार्थियों को लाभ मिल रहा है, उन्हें अन्न मिल रहा है, उसी के संबंध में ये न्यूज़ है। बाकी ये न्यूज़ भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है और इम्पॉर्टेंट भी है। अंग्रेजी शिक्षकों को दक्षिण कोरिया में खुल सकता है अवसर। तो इंडिया के जो अंग्रेजी शिक्षक हैं, कोरिया से हमारी बातचीत चल रही है, दक्षिण कोरिया से बातचीत चल रही है कि वहाँ पे जो इंडिया के अंग्रेजी टीचर वहाँ पे जाकर के पढ़ा सकते हैं, इसके लिए रास्ता खुल सकता है। इंडिया कोरिया जो रिलेशन है उसमें आप लोग इस पॉइंट को कोरिलेट कर लीजिएगा, उसमें लिख लीजिएगा। अगर आपने नोट बनाया है इंडिया कोरिया रिलेशन या इंडिया दक्षिण कोरिया रिलेशन, तो वहाँ पे नोट कर लीजिएगा। जिस तरह से भारत ने लुक ईस्ट नीति लाया, भारत का लुक ईस्ट नीति है, ईस्ट की ओर देखो, उसी तरह से दक्षिण कोरिया का जो नीति है वो लुक वेस्ट नीति है। लुक वेस्ट नीति मतलब पश्चिम की तरफ देखो, और लुक वेस्ट नीति जो है वो दक्षिण कोरिया मेजरली उसका फोकस है इंडिया। तो दक्षिण कोरिया इंडिया को लेकर के, इंडिया को फोकस करते हुए लुक वेस्ट पॉलिसी लाया है, भारत ने लुक ईस्ट नीति लाया है। भारत की अब लुक ईस्ट की जगह एक्ट ईस्ट नीति हो गई है। तो उसी तरह से दक्षिण कोरिया की लुक वेस्ट नीति है। दक्षिण कोरिया की जो सैमसंग कंपनी है इंडिया में उसका ब्रांच खुला है और एशिया का, आई थिंक विश्व का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब उसका इंडिया में ही खुला है, जो नोएडा में अवस्थित है।
भारत चीन के नेतृत्व से ही हल हो पाएगा हॉट स्प्रिंग गतिरोध। गलवान जो गतिरोध चल रहा था उसमें 2-3 जगह लोकेशन इंपॉर्टेंट था, तो एक लोकेशन हॉट स्प्रिंग भी था। बहरहाल न्यूज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका बैकग्राउंड इंपॉर्टेंट है और बैकग्राउंड पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है इंडिया चाइना रिलेशन को लेकर के, उसको जा करके देख लीजिएगा। जब तक इसका कोई कॉन्क्रीट सॉल्यूशन नहीं आएगा तब तक वो एग्जाम पर्सपेक्टिव से आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं होगा। जैसे 14वीं दौर की बातचीत चल रही है, इस बातचीत का बेनतीजा रहा है ये, तो ये आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन इसी में अगर मान लेते हैं कोई इंपॉर्टेंट आउटपुट आ जाता है, कुछ रिजल्ट आ जाता है इस वार्ता की, फिर वो आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। बैकग्राउंड इंपॉर्टेंट है इंडिया चाइना रिलेशन, ऑलरेडी सेपरेट वीडियो मैंने बनाया है और टेलीग्राम पे भी मैंने पोस्ट कर दिया था, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे मध्य प्रदेश में ऑनलाइन गेम पे शिकंजा कसने के लिए कानून बनाएगी सरकार। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकता है, वन डे एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकता है कि ऑनलाइन गेम पे शिकंजा कसने के लिए कानून बनाने वाला या ऑनलाइन गेम को प्रतिबंध लगाने वाला पहला राज्य कौन बना है इंडिया का, तो वो मध्य प्रदेश। भारतीय एजेंसियों के हाथ से निकल गया दाऊद इब्राहिम का भतीजा सोहेल। सोहेल जो बेसिकली ये था, ये नार्को आतंकवाद के लिए अमेरिका में गिरफ्तार हुआ था। अमेरिका में गिरफ्तार हुआ तो अमेरिका से भारत कर रहा था, भारत का रिक्वेस्ट था अमेरिका से कि आप एक काम कीजिए, इसे इंडिया हमको सुपुर्द कर दीजिए। उसके बाद जो है उनकी गिरफ्तारी कुछ समय के लिए हुई थी, उसके बाद वो छूट गया। छूटने के बाद वो फिर दुबई चला गया, दुबई के बाद वो पाकिस्तान भाग गया। तो कहीं ना कहीं अमेरिका के एक ब्लंडर है जिसके कारण सोहेल शाहीन वहाँ के जेल से छूटने के बाद वो भाग करके पाकिस्तान पहुंच गया। और पाकिस्तान पहुंच गया है तो निश्चित तौर पे भारत के लिए बहुत दिक्कत होगा कि हम इसे गिरफ्तार कर पाएँ। निश्चित तौर पे दाऊद इब्राहिम चूँकि पाकिस्तान में है, हम उसे गिरफ्तार नहीं कर पाए हैं, और उसी का भतीजा है सोहेल, ये भी पाकिस्तान में है। तो अमेरिका के लिए काफ़ी ब्लंडर आप इसको कह सकते हैं, जिसे इंडिया को सौंप देना चाहिए। उसको कहीं ना कहीं खुला छोड़ दिया था। जेल की सज़ा काटने के बाद वो बाहर निकला, उस पर निगरानी की जानी चाहिए थी, लेकिन उस पर निगरानी इन्होंने नहीं किया। चलिए एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है इस पेज का, और वो यह है राज्यों के बीच तनाव भारत में विकास की बड़ी बाधा। जब आपको लिखना है कभी भी आंसर राइटिंग और मेंस में लिखना है कि भारत के जो डेवलपमेंट का क्या क्या इशू है, तो इसको आप लोग जरूर लिखिएगा, इसको कोट कर लीजिएगा। 5 पॉइंट बताया है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, विश्व आर्थिक मंच ने 5 पॉइंट बताया है जो कि भारत के जो आगामी विकास है उस विकास के राह में चुनौती होगी। पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट है अंतर्राज्यीय संबंधों में तनाव। अंतर्राज्यीय संबंध, मसलन एक राज्य का दूसरे राज्य के साथ जो संबंध होता है उसे कहते हैं अंतर्राज्यीय संबंध। और अंतर्राष्ट्रीय संबंध क्या होता है? एक राष्ट्र का दूसरे राष्ट्र से संबंध होता है। जैसे यूपी का जो है एमपी के साथ जो रिलेशन होगा, या यूपी के साथ बिहार के साथ जो रिलेशन होगा, यूपी के साथ जो वेस्ट बंगाल का रिलेशन होगा, उसे कहा जाएगा अंतर्राज्यीय संबंध। देश में अगर आप देखेंगे कई सारे डिस्प्यूट है जो एक राज्य दूसरे राज्य के साथ मिल करके अभी तक हल नहीं कर पाया। बहुत सारे डिस्प्यूट होंगे, जैसे केन बेतवा नदी परियोजना, ये भी वर्षों तक लटका रहा, क्योंकि केन बेतवा परियोजना मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच में डिस्प्यूट का रीजन था। इस तरह से साउथ में जाएंगे कावेरी नदी जल विवाद काफ़ी वर्षों तक लटका रहा। तो इसका रीज़न था कि हम एक राज्य दूसरे राज्य को सहयोग नहीं कर पा रहा। तो ये बताया है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने, और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को बाकायदा कोट कीजिएगा। आप लोग जब मेंस लिख रहे हैं तब इसको कोट कीजिएगा, फिर आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे। कोट अगर आप कीजिएगा कि ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये जो मैं ये बोल रहा हूँ कि अंतर्राज्यीय संबंधों में तनाव एक कारण है, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये बोल रहा है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। जब इस तरह से आप कोट कीजिएगा तब आपको मार्क्स अधिक मिलेंगे। दूसरा रीजन है कर्ज चुकाने में दिक्कत। हमारे देश का राजकोषीय घाटा बढ़ा। राजकोषीय घाटा मतलब होता है कि हमने अधिक कर्ज लिया। तो ऐसे कंडीशन में वो हमारे लिए चुनौती रहेगा कि नई आर्थिक विकास जो है, भारत की जो डेवलपमेंट होगी उसमें चुनौती रहेगा कि हम कर्ज को किस तरह से चुकाएं। तीसरा है युवाओं के बीच बढ़ती निराशा। युवा को बीच लगातार निराशा बढ़ रही है। आत्महत्या की घटना इस समय में बढ़ी है काफ़ी, कोरोना के समय में। बेरोजगारी की समस्या बढ़ रही है, जॉबलेस ग्रोथ हो रहा है, जॉबलेस ग्रोथ इसको बोलते हैं, जॉबलेस ग्रोथ। जॉबलेस ग्रोथ क्या होता है कि भारत का ग्रोथ दिख रहा है आपको, भारत का ग्रोथ हो रहा है। विश्व के सबसे अधिक
या सबसे तेज़ी से ग्रोथ करने वाली अर्थव्यवस्था भारत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जॉबलेस है, जॉब नहीं है, युवाओं के पास नौकरी नहीं, बेरोजगार है। तो युवाओं के बीच बढ़ती निराशा भी कहीं ना कहीं भारत के आर्थिक विकास के राह में चुनौती होगी। ये तीसरा पॉइंट है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का। चौथा पॉइंट है तकनीकी गवर्नेंस। तकनीकी गवर्नेंस, अब जितने भी गवर्नेंस हो रहे हैं ज़्यादातर गवर्नेंस कहीं ना कहीं तकनीक पे शिफ्ट कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी पे शिफ्ट कर रहा है। लेकिन देश में क्या आज भी टेक्नोलॉजी हर जगह पहुंच रही है? क्या आज भी ग्रामीण इलाका में टेक्नोलॉजी पहुंच रही है पूरी तरह से? क्या आज भी वहाँ पे इंटरनेट की स्पीड अच्छी है? बिल्कुल नहीं। तो टेक्निकी गवर्नेंस भी कहीं ना कहीं आर्थिक विकास के राह में चुनौती होगी। और डिजिटल असमानता, दिल्ली में आपको डिजिटल असमानता काफ़ी कम होगा। दिल्ली के मैक्सिमम लोगों का इंटरनेट चलाने के लिए आता होगा, ऑनलाइन बैंकिंग करने के लिए आता होगा। लेकिन क्या बिहार के सुदूर गांव में, बिहार के मधुबनी के सुदूर गांव में क्या लोगों को आता है? तो दिल्ली के अनुपात में काफ़ी कम आता है। दिल्ली के अनुपात में काफ़ी कम डिजिटल लिटरेसी उनकी है। तो इसलिए कहा गया है कि डिजिटल असमानता है। एक जगह पे काफ़ी लोगों को डिजिटल का नॉलेज है, एक जगह पे काफ़ी लोगों को कंप्यूटर का नॉलेज है, दूसरी जगह बिल्कुल नॉलेज नहीं है। इसी को असमानता कहा गया। तो डिजिटल गैप या डिजिटल असमानता को लेकर के भी कई बार एडिटोरियल आया था, हमने डिस्कस किया था। और ये भी कहीं ना कहीं भारत के आर्थिक राह के बीच में चुनौती होगी। ये पांचों ही पॉइंट मैंने नहीं बताया, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने कहा है कि भारत के आर्थिक विकास के राह में ये चुनौती होगी। इसको जरूर आप लोग नोट कर लीजिएगा। ये भी कहीं ना कहीं रिपोर्ट से संबंधित है। फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट जो आया है उसी को संबंधित है। और इस पर सेपरेट वीडियो बना करके मैं आज डिस्कस कर रहा हूँ, इसलिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, इस पर मैं चर्चा कर दूंगा। साल के अंत तक भारत और ब्रिटेन में एफटीए, ब्रिटेन की व्यापार मंत्री भारत आई है और भारत के व्यापार मंत्री से चर्चा हो रही है। अब इम्पॉर्टेंट क्या है? इम्पॉर्टेंट 2-3 पॉइंट बस मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। इम्पॉर्टेंट ये है कि जब से ब्रेग्जिट हुआ, ब्रेग्जिट का मतलब होता है BREXIT, ब्रेग्जिट का मतलब होता है ब्रिटेन का यूरोपीय यूनियन से बाहर चले जाना। पहले क्या होता था कि हम यूरोपीय यूनियन के लिए एक नीति बनाते थे और उसी नीति के तहत कहीं कहीं ब्रिटेन भी आ जाता था, फ्रांस भी आ जाता था। अब क्या हो रहा है कि हमें यूरोपीय यूनियन के लिए अलग नीति बनानी हो रही है और ब्रिटेन के लिए अलग नीति बनानी हो रही है, क्योंकि ब्रिटेन फाइनली यूरोपीय यूनियन से एग्जिट हो चुका है, बाहर जा चुका है। तो ऐसे कंडीशन में इस वर्ष 2021 में, प्रीवियस वर्ष 2021 में प्राइम मिनिस्टर मोदी और प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन की मुलाकात हुई थी वर्चुअल रूप में, एक मीटिंग हुई थी। और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट मीटिंग थी, क्योंकि इसमें 10 वर्षों का रोड मैप तैयार किया गया कि दोनों ही देश आगामी 10 वर्ष में क्या करेंगे, किस तरह से सहयोग करेंगे। और एक टारगेट भी फिक्स किया गया था, और वो टारगेट था कि 2030 तक, 2030 तक हमें द्विपक्षीय कारोबार को बढ़ा करके $100 बिलियन का कर लेना। अगर अभी वर्तमान में आप देखेंगे कि भारत का किस देश के साथ $100 बिलियन का व्यापार हो रहा है, तो सिर्फ एक देश पहुंचा है और वो चीन है। तो वर्तमान में किसी देश के साथ हमारा $100 बिलियन का व्यापार नहीं हो रहा है, सबसे अधिक चीन के साथ हो रहा है और दूसरे नंबर पे अमेरिका है। तो ये रखा गया टारगेट कि ब्रिटेन के साथ 2030 तक हम $100 बिलियन का या $100 अरब का व्यापार करेंगे। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट क्यों है कि ये जो इंडिया क्यों आई है, ब्रिटेन की व्यापार मंत्री इंडिया क्यों आई है, उसका रीज़न है कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट या फ्री ट्रेड वार्ता की बेसिकली शुरुआत हो गई। अब देखिए फ्री ट्रेड वार्ता क्या होती है? FTA आपने बहुत जगह सुना होगा। FTA क्या होता है? FTA फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। क्या फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का ये मतलब होता है कि हम फ्री में सामान देना शुरू कर देंगे, फ्री में बांटना शुरू कर देंगे? बिल्कुल नहीं। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का बेसिक मतलब ये होता है कि हमारा जो सामान जाएगा, जैसे मान लेते हैं कि भारत में कोई सामान 100 रुपये में बन रहा है, तो ये ब्रिटेन जाएगा तो ब्रिटेन में भी 100 रुपये में ही ये बिकेगा, इस पर कोई टैरिफ नहीं लगेगा। तो फ्री ट्रेड का सिंपल मतलब होता है कि टैरिफ फ्री व्यवस्था। हमारे सामान पे ब्रिटेन में कोई टैरिफ नहीं लगेगा और ब्रिटेन के सामान पे इंडिया में कोई टैरिफ नहीं लगेगा, उसी को कहा गया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। तो देखते हैं इस पर क्या प्रोग्रेस होता है, लेकिन बेसिक इन्फॉर्मेशन यही है कि भारत लगातार ब्रिटेन के साथ अपने संबंधों को इम्प्रूव कर रहा है और उसी के संबंध में आप देख सकते हैं कि ब्रिटेन की व्यापार मंत्री इंडिया आई है।
ये न्यूज़ भी काफ़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ है और इम्पॉर्टेंट भी है। वीसी टेक्नोलॉजी सेक्टर में रिकॉर्ड निवेश, भारत तीसरे स्थान पर पहुंचा वेंचर कैपिटल के मामले में, और वो भी टेक्नोलॉजी का जो वेंचर कैपिटल होता है उसके मामले में भारत विश्व में तीसरा नंबर पे आ गया। सबसे अधिक निवेश यहाँ पे हुआ, भारत में हुआ। सबसे अधिक निवेश हुआ चीन में सबसे पहले, उसके बाद हुआ है सबसे अधिक निवेश हुआ यूएसए में। वेंचर कैपिटल पे सबसे अधिक निवेश हुआ यूएसए में, उसके बाद चीन पे हुआ और उसके बाद हुआ है भारत में। तो सवाल ये होता है कि वेंचर कैपिटल होता क्या? वेंचर कैपिटल क्या होता है कि एक प्रकार का निजी इक्विटी है। यह वित्त पोषण का एक रूप है जो फर्मों या निधियों द्वारा उन छोटी या शुरुआत तथा उभरती हुई फर्मों को प्रदान किया जाता है जिसमें उच्च विकास की क्षमता होती है। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास मान लीजिए कोई प्लान है, आप काम करना शुरू कर दिया, आप मेरे पास आइए, आप मुझे बताइए अपना प्लान, आपको कितने पैसे की ज़रूरत है? 100 करोड़ रुपए की ज़रूरत है, 100 करोड़ रुपए हम आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे। तो इसी को कहा गया वेंचर कैपिटल, राइट। तो वेंचर कैपिटल क्या होता है कि कहीं ना कहीं छोटी फर्मों में निवेश करना होता है, या जो शुरुआती फर्म होता है, शुरुआती कंपनी होता है, उसमें जाकर के निवेश करना होता है। बशर्ते जो निवेशक है उसको इस बात का एहसास हो जाना चाहिए कि ये जो है इसमें काफ़ी प्रोडक्टिविटी है, ये जो कंपनी में पैसा हम निवेश करेंगे ये आगे जाकर के काफ़ी बूम हो जाएगा। भारत सरकार 1988 में भारत में वेंचर कैपिटल फंड के लिए दिशा निर्देश की घोषणा कर दिया है, और वर्तमान का न्यूज़ है कि टेक्नोलॉजी सेक्टर में भारत में वेंचर कैपिटल में तीसरा स्थान पर भारत रहा है। पहले स्थान पर अमेरिका, दूसरे स्थान पर चीन, तीसरे स्थान पर भारत। सबसे अधिक भारत में तीसरे स्थान पर भारत में इन्वेस्टमेंट आया है। एडिटोरियल सेक्शन कोई भी इंपॉर्टेंट आज का मुझे दिखा नहीं है, तो इसलिए आप लोग इसको छोड़ सकते हैं। लॉस एंजलिस के मेयर एरिक एम गारसेटी, तो ये भारत के नए राजदूत हो सकते हैं। इसको भी एक बार आप लोग देख सकते हैं। सबसे तेज होगी भारत की विकास दर। यूएन ने एक रिपोर्ट जारी करके कहा है कि भारत की जो विकास दर है 2022-23 में वो होगा 6.5%, और जो पिछले वर्ष है यानी 2021-22 में वो होगा 8.4%। इसी तरह से कल हमने डिस्कस किया था कि वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि भारत की विकास दर कितनी होगी, 8.3%। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक बार आप लोग देख सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भारत की वैश्विक पासपोर्ट रैंक में सुधार, पाकिस्तान सबसे खराब स्थिति में। तो भारत की जो पासपोर्ट रैंकिंग है, पिछले वर्ष भारत की रैंकिंग रही है 90 स्थान पे था, 90 स्थान पे भारत था, और इस बार भारत आ गया 83 स्थान पे। तो भारत की रैंकिंग डायरेक्टली क्वेश्चन स्टेट पीसीएस में पूछा जाता है, वनडे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भारत की पासपोर्ट रैंकिंग क्या है, तो 83 नंबर पे भारत आ चुका। इसका रीज़न है, पिछले वर्ष खराब हुआ था उसका रीज़न था, इस बार अच्छा हुआ उसका रीज़न है। तो खराब हुआ था उसका रीज़न क्यों था कि भारत की जो वैक्सीन थी उसको WTO ने तत्कालिक रूप से मान्यता नहीं दिया था। जैसे भारत की जो वैक्सीन थी भारत बायोटेक के द्वारा बनाया गया कोवैक्सीन को कई देशों ने, WHO ने मान्यता नहीं दिया था, तो विश्व के कई देशों ने इसे मान्यता नहीं दिया था। यानी आप WHO कोवैक्सीन लगा करके विदेश यात्रा नहीं कर सकते थे। आपने देखा है कि उसके बाद जो है इस वैक्सीन को मान्यता मिली है WHO के द्वारा, और वर्ल्ड अब इसको सर्टिफाई कर रहा है। यानी आपने कोवैक्सीन की दोनों डोज लगा दिए हैं तो आप भी विदेश जा सकते हैं, कोई आपको रोकेगा नहीं। तो इसके कारण जो भारत की लगातार वैक्सीनेशन हो रहा है, तो ऐसे कंडीशन में भारत के पासपोर्ट रैंकिंग भी सुधर रहा है, और अच्छा डेवलपमेंट मैंने देखा है कि 83 नंबर पे भारत आ चुका है। तो वनडे एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है, भारत की पासपोर्ट रैंकिंग क्या है, 83। और स्वाभाविक रूप से सबसे खराब स्थान पे है अफगानिस्तान। चलिए इतना ही न्यूज़ था, चलते हैं, रिटर्न होते हैं क्वेश्चन पे। टीआरपी मामले की जांच करने के लिए किस समिति का गठन किया गया था? बेसिकली 2020 में इस समिति का गठन किया गया था, और ये समिति था शशि वेम्पति समिति का गठन किया गया था टीआरपी मामले की जांच को लेकर के। और रिसेंट न्यूज़ ये है कि टीआरपी को एक बार फिर से
खोला जा रहा है टीवी चैनल के लिए। चलिए, वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।